एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान, स्वागत है आप सबका। आज इस वीडियो में हम वायरस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ख़ास तौर से उसकी डिस्कवरी, उसका नेचर और क्लासिफिकेशन। ये सीरीज़ में हमारा पहला वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम वायरस के स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और उसके रेप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी फर्स्ट पेपर का पार्ट है, उसके सिलेबस में शामिल है, लेकिन क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए और जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनके पेपर में भी बहुत बार और लगातार वायरस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बीएससी पार्ट 1 के लिए तो थ्योरी के पर्पस से इम्पॉर्टेंट है उनके बॉटनी फर्स्ट पेपर में, और 11th और नीट के एस्पिरेंट्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। हम सब ने वायरस का नाम अपनी आम जिंदगी में अक्सर सुना है। जब कोई बीमार होता है तो कहते हैं कि उसको वायरल फीवर हो गया है, या डेंगू फीवर का नाम आपने सुना है जिसका ये सीज़न है। अब आजकल बहुत लोगों को उसका इन्फेक्शन होता है, या वायरल इन्फेक्शन इन जनरल आपने सुना है। तो वायरस क्या है? हिंदी में आप उनको विषाणु कहते हैं। तो वो हैं क्या चीज़? तो वायरस डेफिनेटली एक तरह के इन्फेक्शन कॉज करने वाले इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं, संक्रमण फैलाने वाले एक तरह के तत्व हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ना तो हम उनको जीवधारी मान सकते हैं पूरी तरह से, और ना पूरी तरह से हम उनको निर्जीव तत्व मान सकते हैं। मीन्स ना हम उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पर क्लासिफाई कर सकते हैं, और ना हम उनको नॉन लिविंग के तौर पर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फिर एग्जैक्टली वो क्या है? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है वायरस के नेचर के बारे में, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्चुअली वायरस क्या है, ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ है। तो एक तो छोटी सी एक बात यहाँ पर है, इसको याद रखिएगा। वायरस अपने आप में एक बहुत वास्ट एक एरिया है स्टडी का, और उसके लिए एक अलग ब्रांच क्रिएट की गई है बायोलॉजी में, जिसको कहते हैं वायरोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ वायरस कॉल्ड वायरोलॉजी, या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद स्टडी ऑफ वायरस कॉल्ड वायरोलॉजी। यानी कि जिस शाखा में जीव विज्ञान की वायरस या विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसको वायरोलॉजी कहते हैं, और जो साइंटिस्ट वायरस की स्टडी करते हैं, वायरस का अध्ययन करते हैं, उनको वायरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से आपके लिए काम की बात है, इसको याद रखिएगा। आइए डेफिनीशन देखते हैं क्या है वायरस की या विषाणुओं की परिभाषा क्या है। यहाँ जो आपके लिए परिभाषा दी गई है, ए सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक फिल्ट्रेबल नॉन कल्टिवेबल न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। ये शायद सबसे ज़्यादा कंप्लीट डेफिनीशन है वायरस की। अगर आपसे कोई पूछता है कि वायरस क्या है, और आप ये एक परिभाषा देते हैं जिसमें कहा गया है कि वायरस आर ए सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक फिल्ट्रेबल नॉन कल्टिवेबल न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, तो कोई भी कैरेक्टर वायरस का ऐसा नहीं है जो इस परिभाषा में ना आया हो। अब इसके एक एक पार्ट को हम डिफाइन करेंगे। जब आप कहते हैं कि वायरस आर ए सेलुलर, तो उसका मतलब ये होता है कि वायरस ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोशिकीय संगठन नहीं होता है। कोशिका जैसी उनमें कोई संरचना नहीं होती है, कोशिकांग जैसे कोई भाग नहीं होते हैं, यानी कि ना तो उनमें सेल होती है ना सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और जो भी आपको सेल के कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो विदाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वायरस होते हैं, इसलिए वो ए सेलुलर है। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट जो है हिंदी में कहते हैं अविकल्पी परजीवी, जिनके पास कोई विकल्प ना हो, यानी कि जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जीवित रहते हैं या एक्टिव रहते हैं, और जब वहाँ से हटा दिए जाते हैं या वहाँ से बाहर आ जाते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऐसे परजीवी हैं वायरस जो केवल लिविंग सेल के अंदर सक्रिय या एक्टिव रहते हैं, वहाँ से बाहर निकलने पर इनएक्टिव या निष्क्रिय हो जाते हैं। तो डेफिनेटली ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक यानी कि विच आर बियॉन्ड द रेंज ऑफ माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप से आप वायरस को नहीं देख सकते हैं, उसके लिए आपको
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, तो जब कोई स्ट्रक्चर नॉर्मल सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आप लैब में इस्तेमाल करते हैं वो सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, तो जब कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेंज में नहीं होता है, उसके द्वारा नहीं देखा जा सकता है, तो हम कहते हैं कि वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो वायरस जो है वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि इनको ऑब्जर्व करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। फिल्टरेबल मतलब अगर आप नॉर्मल फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके थ्रू आप किसी सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं, तो बैक्टीरिया अक्सर उनसे फिल्टर नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके जो पोर्स हैं वो बहुत माइन्यूट होते हैं, बैक्टीरिया उनसे बड़े होते हैं। लेकिन वायरस नॉर्मल फिल्टर जो पेपर इस्तेमाल किए जाते हैं लैब्स में, उनके पोर से भी छोटे होते हैं और उनके थ्रू पास हो जाते हैं, तो वो फिल्टर पेपर से भी पार हो जाते हैं, यानी कि फिल्टर पेपर के थ्रू भी वो फिल्टर हो जाते हैं, उससे भी उनको अलग नहीं किया जा सकता। तो दे आर फिल्टरेबल, जिनको आसानी से फिल्टर किया जा सके। नॉन कल्टिवेबल का मतलब यह है कि लैब में स्टडी करने के पर्पस से आप जब चाहें बहुत आसानी से बैक्टीरिया और फंजाई को ग्रो करा सकते हैं लैब में। उनके लिए सर्टेन कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ती हैं, उनके लिए न्यूट्रिटिव मटेरियल आपको बनाना पड़ता है और ख़ास तरह के टेम्परेचर और लाइट और पीएच को अरेंज करना पड़ता है, जिसके बाद आप आसानी से लैब में बैक्टीरिया और फंजाई को ग्रो करा सकते हैं, या आप कहिए उनको आप न्यूट्रिटिव मीडियम पर यानी कि पोषक स्तर पर आप उनको कल्टीवेट करा सकते हैं। वायरस के केस में ऐसा नहीं है। वायरस को आप जो है किसी भी न्यूट्रिटिव मीडियम या आप कहिए आर्टिफिशियल मीडियम पर लैब में आप उसको ग्रो नहीं करा सकते हैं, कल्टीवेट नहीं करा सकते हैं। तो दे आर नॉन कल्टीवेबल, जिनको लैब में उगाया ना जा सके, क्योंकि वो लिविंग सेल्स के अंदर उगते हैं। किसी भी डेड मटीरियल या किसी भी न्यूट्रिटिव मटीरियल पर वो नहीं उगाए जा सकते हैं। नॉर्मली जब हम लैब में बैक्टीरिया और फंजाई को उगाते हैं तो उसके लिए अगार अगार का कल्चर मीडियम इस्तेमाल करते हैं, उस पर वायरस को नहीं उगाया जा सकता। तो दे आर नॉन कल्टीवेबल। न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, ये उनके स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन के बारे में सिंगल सेंटेंस है, अगले वीडियो में हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए, अगर आपसे सिंपली पूछा जाता है कि वायरस क्या है, तो इस डेफिनीशन के अलावा जो आप एक और सिंगल एक सेंटेंस की छोटी सी डेफिनीशन दे सकते हैं, वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। अगर आपने इतना बता दिया तो आपकी ये डेफिनेशन पूरी हो गई कि वायरस एक्चुअली स्ट्रक्चर के हिसाब से या स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हैं। तो दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। जब आप ये कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि वायरस ऐसे पार्टिकल हैं, ऐसे कण हैं जिनमें न्यूक्लिक एसिड मींस डीएनए और आरएनए, तो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और उसके साथ में उनके चारों तरफ प्रोटीन का बना हुआ एक आवरण होता है, जिसको आप प्रोटीन कोट या प्रोटीन आवरण, या उसके लिए सही टेक्निकल वर्ड है कैप्सिड, ये पाया जाता है। तो हर वायरस एक छोटा सा कण है, एक पार्टिकल है जिसमें प्रोटीन का बना हुआ एक आवरण है, एक कोट है, और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है जो या तो डीएनए के रूप में होता है या आरएनए के रूप में। रेयर केस में डीएनए आरएनए दोनों एक साथ होते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर या तो केवल डीएनए होता है या केवल आरएनए होता है। तो ये एक कंप्लीट डेफिनीशन है वायरस की। अगर आपको इससे पहले हमेशा कन्फ्यूजन रहा था तो आप इस डेफिनीशन को याद रखिए, और एक छोटी सी बात बस याद रखिए कि वायरस बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, एक्सट्रीमली माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, जिनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोशिकीय संगठन नहीं होता है, और जो केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, और वो इन्फेक्टिव पार्टिकल हैं, इन्फेक्शन फैलाने वाले पार्टिकल हैं। अब थोड़ी सी डिस्कवरी की बात करते हैं उनकी। ये दो बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। वायरस वर डिस्कवर्ड बाय दमित्री इवानोवस्की। डी इवानोवस्की, अक्सर किताबों में उनका नाम लिखा होता है, पूरा नाम उनका दमित्री इवानोवस्की है, रशियन साइंटिस्ट थे। पहली बार उन्होंने टोबैको के इन्फेक्टेड प्लांट की लीफ का जूस निकालकर और उसको फिल्टर करके और उसको एक हेल्दी प्लांट की लीव्स पर स्प्रे करके देखा, और वहाँ पर उनको इन्फेक्शन दिखाई दिया। वो सारी स्टडी के बाद उन्होंने जो बताया तो वो डिस्कवरी थी एक्चुअली वायरस की, और जो वायरस उन्होंने डिस्कवर किया था वो था टोबैको मोज़ैक वायरस, जिसको हम शॉर्ट में TMV कहते हैं। तो एक दो पॉइंट हैं ये, इनको याद रखिएगा।
वायरस वर डिस्कवर्ड बाय दमित्री इवानोवस्की, 1892 में ये डिस्कवरी हुई थी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पॉइंट है और इसके बारे में बहुत बार कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, तो याद रखिएगा, टर्म वायरस वॉज गिवन बाय एम बी जेरिंग। बी जेरिंग एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने पहली बार वायरस शब्द का इस्तेमाल किया था और टर्म वायरस उनके द्वारा दी गई टर्म है। उससे पहले वायरस के लिए नॉर्मली ये शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था। तो याद रखिएगा कि टर्म वायरस वॉज गिवन बाय एम बी जेरिंग। तो ये दोनों बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट हैं, डिस्कवरी के बारे में और टर्म वायरस के बारे में। बी जेरिंग साहब के नाम के साथ में एक और चीज़ जुड़ी हुई है, उन्होंने पहली बार वायरस को डिफाइन करने की कोशिश की थी और जो उन्होंने सेंटेंस इस्तेमाल किया था वायरस की डेफिनेशन के लिए वो अपने आप में बहुत क्लासिकल सेंटेंस है और ग्रीक लैंग्वेज में वो सेंटेंस है, ये सेंटेंस ये वाला था, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। यानी कि वो वायरस को डिफाइन करते समय बता रहे थे कि वायरस जो है वो कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम है। एक्चुअली ये ग्रीक या लैटिन भाषा का शब्द है और अगर इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो इसका ट्रांसलेशन होगा लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। यानी कि बी जेरिंग साहब के अनुसार वायरस जो है वो लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड है। आधी बात सही है ये, आधी बात गलत है। आधी बात सही ये है कि वो इन्फेक्शियस होते हैं, लेकिन आधी बात ये गलत है कि वो ना तो हमेशा फ्लूइड होते हैं और ना वो लिविंग होते हैं। तो लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड जो है वो बात तो सही नहीं है, लेकिन डेफिनेटली केवल इन्फेक्शियस होते हैं, ये बात सही है। ये सेंटेंस एक्चुअली बी जेरिंग साहब का है और अक्सर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है कि हु स्टेट्स दैट वायरस आर कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। तो आंसर है बी जेरिंग। एक और आपके लिए पॉइंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से बहुत अच्छा, वायरस वर फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड एंड क्रिस्टलाइज्ड बाय W.M. स्टैनले। पहली बार स्टैनले साहब ने 1935 में वायरस को इन्फेक्टिव लिविंग टिश्यूज से आइसोलेट किया और उसको क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्टोर करने की कोशिश की और उसमें वो सफल भी हुए। तो वायरस को क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है फॉर मैनी मैनी ईयर्स। ये पहली बार स्टैनले ने करके दिखाया, तो उनको क्रेडिट जाता है कि वायरस को क्रिस्टलाइज करने में। वायरस एक्चुअली कैसे उत्पन्न हुए हैं, बहुत सारी थ्योरीज उनके बारे में हैं, तो उनकी जो ओरिजिन है वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल है। कोई सही फैक्ट उनकी ओरिजिन के बारे में नहीं पता है, लेकिन फिर भी जो लेटेस्ट व्यू है, जो मॉडर्न व्यू है, उसको अगर हम ध्यान में रखें तो उसके अकॉर्डिंग जो वायरस हैं दे आर मॉडिफाइड प्लाज्मिड्स। अगर आपने ये शब्द नहीं सुना है तो इसका मतलब जान लीजिए प्लाज्मिड्स क्या होते हैं। प्लाज्मिड्स कुछ बैक्टीरिया की सेल्स में पाए जाने वाले एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल होते हैं या एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होते हैं। मेन डीएनए जो होता है बैक्टीरियल सेल में, उसके अलावा बहुत छोटे छोटे डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर पार्टिकल भी वहाँ पर पाए जाते हैं, स्ट्रैंड्स भी मिलते हैं, वो प्लाज्मिड्स कहलाते हैं, जिनके ऊपर ख़ास तरह के जीन्स होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में उनका इस्तेमाल कैरियर के तौर पे करते हैं। तो उसी तरह के प्लाज्मिड्स के मॉडिफिकेशन से वायरस बने हैं ड्यूरिंग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ये लेटेस्ट व्यू है वायरस की ओरिजिन के बारे में, जिसमें वायरस को मॉडिफाइड प्लाज्मिड्स माना जा रहा है। इसके बाद जो आपके लिए दूसरा एक पॉइंट है, वो भी आपके नॉलेज के लिए एक अच्छा पॉइंट है। फर्स्ट प्लांट वायरल डिजीज टू बी डिस्कवर्ड। पहला पौधों में वायरस के द्वारा होने वाला रोग जो खोजा गया था वो टोबैको मोज़ेक डिजीज थी। तंबाकू के पौधे पर लगने वाला ये रोग होता है। तो टोबैको मोज़ेक डिजीज वाज द फर्स्ट प्लांट वायरल डिजीज टू बी डिस्कवर्ड। पौधों में पहली बार खोजा जाने वाला जो विषाणु रोग था वो टोबैको मोज़ेक डिजीज थी या टोबैको मोज़ेक रोग था। मनुष्यों में जो पहला रोग खोजा गया था वायरस से होने वाला वो येलो फीवर था। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि फर्स्ट ह्यूमन वायरल डिजीज टू बी डिस्कवर्ड वाज येलो फीवर और फर्स्ट प्लांट वायरल डिजीज टू बी डिस्कवर्ड वाज टोबैको मोज़ेक डिजीज। और पहला जो वायरस खोजा गया था वो भी टोबैको मोज़ेक वायरस था। तो एक्चुअली उसी समय इस रोग की भी खोज हुई थी, इस डिजीज़ की भी खोज हुई थी। तो ये डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे और इनमें से कम 2-3 पॉइंट आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पस से बहुत काम के हैं। नीट के एग्ज़ाम के जो एक्सपेरेंट हैं, जो कैंडिडेट आगे चलकर नीट के एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए भी ये कई सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद वायरस के बारे में जो सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ है, सबसे विवाद वाली चीज़ है, वो ये कि
व्हाट आर एग्जैक्टली वायरस, वायरस एक्चुअली हैं क्या, वास्तविक में रूप में या वास्तव में वायरस क्या हैं, जीवधारी हैं, निर्जीव हैं, क्या हैं। तो प्रकृति जो है विषाणुओं की, जो नेचर है वायरस का, वो अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वो कई सारे ऐसे कैरेक्टर हमें दिखाते हैं जो लिविंग के लगते हैं और कुछ ऐसे कैरेक्टर भी वो हमें दिखाते हैं जो नॉन लिविंग के लगते हैं। तो उनके अंदर लिविंग प्रॉपर्टीज भी हैं और नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज भी हैं, इसलिए उनका नेचर जो है वो एग्जैक्टली बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो उनका नेचर है, अगर हम उसको डिस्कस करें तो देखिए, दो तरह की प्रॉपर्टीज उनमें होती हैं, दो तरह के लक्षण हैं उनमें, सजीव लक्षण या लिविंग प्रॉपर्टीज और निर्जीव लक्षण या नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज। अब लिविंग प्रॉपर्टीज क्या है? सजीव लक्षण जो है वायरस के, यानी कि जो लिविंग प्रॉपर्टीज हैं वायरस की, वो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके द्वारा ये पता चलता है कि वायरस जो है वो लिविंग है। अब उसमें आपके लिए जो प्रॉपर्टीज यहां पर डिफाइन की गई हैं, उसमें पहली है दे कैन मल्टीप्लाई इनसाइड होस्ट सेल। वायरस अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं लेकिन केवल जीवित कोशिका के भीतर। जब लिविंग सेल के अंदर वो जाते हैं तो बहुत आसानी से अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं। तो ये उनकी प्रॉपर्टी है कि जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी संख्या बढ़ाते हैं तो वो भी बढ़ा लेते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि ऐसा केवल वो लिविंग सेल के अंदर या लिविंग होस्ट के अंदर कर पाते हैं। दूसरी लिविंग प्रॉपर्टी है दे कंटेन डीएनए एंड आरएनए। उनके अंदर जेनेटिक मटीरियल होता है जस्ट लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम जीवधारियों में लिविंग मटेरियल है डीएनए के रूप में, तो ऐसे ही वायरस में भी जेनेटिक मटेरियल है। अब ये अलग बात है कि उनमें से कुछ वायरस में वो जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के रूप में है, कुछ में वायरस के रूप में है। तो वो डीएनए और आरएनए के रूप में जेनेटिक मटेरियल भी रखते हैं, ये भी एक लिविंग प्रॉपर्टी है। शो म्यूटेशन, उत्परिवर्तन हिंदी में कहते हैं। तो म्यूटेशन जो है वो जेनेटिक मटेरियल में किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से जो आपके अंदर एबनॉर्मल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं वो म्यूटेशन कहलाता है या उत्परिवर्तन कहलाता है। तो जैसे जीवधारियों में उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन होता है, ऐसे ही वायरस में भी होता है। तो इससे ये पता चलता है कि वायरस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसा कैरेक्टर शो करते हैं, यानी कि वो म्यूटेशन उनके अंदर हो सकता है जैसे कि जीवधारियों में होता है। अगला है रेस्पॉन्ड टू हीट, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। तो वायरस जो हैं वो कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर के लिए रेस्पॉन्स और सेंसिटिविटी शो करते हैं, यानी कि जो बाह्य कुछ कारक हैं उनके लिए वो अपने अंदर सेंस या अपने अंदर एक रेस्पॉन्स जो है वो शो करते हैं। हीट के लिए, ऊष्मा के लिए उनके अंदर रेस्पॉन्स होता है, ह्यूमिडिटी के लिए उनके अंदर रेस्पॉन्स होता है, पीएच में चेंज के लिए उनके अंदर रेस्पॉन्स होता है। ये रेस्पॉन्स हम लोग भी शो करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी इस तरह के रेस्पॉन्स होते हैं। जब हमारे ऊपर हीट का इफेक्ट होता है, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट होता है, तो उसके लिए हम रेस्पॉन्स शो करते हैं, वैसे ही वायरस भी करते हैं। प्रोड्यूस इन्फेक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन, हेलमिंथ, निमेटोड्स, ये सब जीवधारी हैं और ये सब इन्फेक्शन कॉज करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। इनकी ही तरह वायरस भी रोग उत्पन्न करते हैं, वायरस भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो वायरस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसे पैथोजन की तरह भी काम करते हैं, इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं। तो ये एक और कैरेक्टर है उनका जो लिविंग प्रॉपर्टी के तौर पे दिखाई देता है हमें। तो ये तो कुछ कैरेक्टर हैं जिनसे ये लगता है कि शायद ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अब दूसरा पार्ट देखते हैं, उसको देख के आपको लगेगा कि इनमें तो लिविंग कैरेक्टर किसी तरह के नॉर्मल जो होने चाहिए वो कोई भी नहीं है। तो जो नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे ये पता चलता है कि वायरस जो है वो काफ़ी सारे ऐसे लक्षण दिखाते हैं जो सामान्य रूप से जीवधारियों के लक्षण नहीं होते हैं और जिसको देखने पर लगता है कि ये नॉन लिविंग है। उसमें एक पहला कैरेक्टर है रिमेन इनएक्टिव आउटसाइड लिविंग सेल। अगर आप लिविंग होस्ट से निकाल के वायरस को बाहर रख दें, इट विल बी नॉन एक्टिव और केवल एक केमिकल पार्टिकल की फॉर्म में रहेगा। आप चाहे उसको 100-200 साल तक स्टोर करके रखिए, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। वापस उसको जिस दिन भी आप लिविंग सेल के अंदर डालेंगे वो फिर से एक्टिव हो जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई करेगा और फिर से इन्फेक्शन कॉज करेगा। कोई जीवधारी ऐसा नहीं कर सकता है कि आप उसको कहीं रख दें स्टोर करके और फिर कभी भी निकालें तो वो जीवित मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। ये केवल केमिकल्स की प्रॉपर्टी हो सकती है कि आप उनको क्रिस्टल्स या पार्टिकल्स की फॉर्म में स्टोर कर लें। तो लिविंग सेल्स के बाहर जो वायरस हैं वो इनएक्टिव होते हैं और क्रिस्टल्स की फॉर्म में उनको स्टोर किया जा सकता है। डोंट शो ग्रोथ,
डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। आप सीधे सीधे कहिए तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वायरस के अंदर वो बिल्कुल एब्सेंट होती हैं। उपापचयी क्रियाओं का अभाव होता है विषाणुओं में, ना वो ग्रोथ शो करते हैं, ना वो न्यूट्रिशन शो करते हैं, ना एक्सक्रीशन शो करते हैं, ना रेस्पिरेशन होता है और ना रिप्रोडक्शन होता है। इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे खास कैरेक्टर है कि उनके अंदर ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। डोंट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनमें कोशिकीय संगठन नहीं होता है। कोशिका जैसी कोई संरचना वायरस में नहीं होती है, कोशिकांग नहीं होते हैं, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उनके अंदर एब्सेंट रहता है। कैन बी क्रिस्टलाइज, ये ऊपर बात हो चुकी है कि उनको क्रिस्टल्स की फॉर्म में हम स्टोर कर सकते हैं, तो ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी नहीं है। आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते हैं। डोंट शो सेल डिवीजन, सेल डिवीजन उनके अंदर जो कि माइटोसिस और मियोसिस के रूप में होता है, वैसा सेल डिवीजन आपको उसमें नहीं मिलता है वायरस में। वो रेप्लिकेट करते हैं, वो एक अलग तरह का मेथड है, उसमें नॉर्मल यूजुअल माइटोसिस मियोसिस जैसा सेल डिवीजन नहीं होता है। तो ये नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज हैं, ये लिविंग प्रॉपर्टीज हैं। अब आप इसके बेस पर एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वायरस जो है वो लिविंग प्रॉपर्टीज भी दिखाते हैं, नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज भी दिखाते हैं। इसलिए इनको जो है सिंपली अब साइंटिस्ट कहते हैं कि दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अगर आप सीधे सीधे हिंदी में कहें तो हिंदी में कहेंगे कि वायरस या विषाणु जो है वो सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी है, के मध्य की कड़ी है, उनके बीच का कनेक्टिंग लिंक है। तो लिविंग प्रॉपर्टीज और नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होने के कारण ये बिल्कुल साफ साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, लेकिन हाँ ये आप कह सकते हैं कि ये इन दोनों के बीच की कड़ी है या इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, और यही काफ़ी सारे साइंटिस्ट का मानना है। तो आप नेचर ऑफ वायरस पर अगर एक नोट आता है, बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट ध्यान रखें, बहुत कॉमन शॉर्ट नोट उनसे पूछा जाता है नेचर ऑफ वायरस के बारे में, तो वो शॉर्ट नोट बहुत आसानी से इन पॉइंट्स के बेस पर लिख सकते हैं और साथ में आप कंक्लूजन के तौर पे ये बता सकते हैं। तो ये डिस्कवरी और उनके नेचर के बारे में बात थी। अब इसके बाद वायरस के क्लासिफिकेशन की बात होगी, लेकिन उससे पहले एक टर्म है, उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से याद रखिएगा। एक कंप्लीट वायरस पार्टिकल जो इन्फेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है और जिसका कॉम्पोजिशन भी पूरा है, प्रोटीन कोट है, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, अगर हम उसको देखें तो उसको हमें कहना चाहिए वायरॉन या वीरियन। तो वीरियन जो है वो एक कंप्लीट इन्फेक्टिव वायरस पार्टिकल होता है और उसके अंदर इन्फेक्शन की कैपेसिटी होती है, तैयार होता है अपने होस्ट में इन्फेक्शन फैलाने के लिए, तो उसको वायरॉन या वीरियन कहते हैं। और ये टर्म जो है वीरियन, वो 3 साइंटिस्ट हैं, लॉफ, एंडरसन और जैकब, 1959 में इन्होंने ये टर्म दी थी। बहुत पॉपुलरली अब इस्तेमाल की जाती है वीरियन, जो वायरस पार्टिकल के लिए एक रिप्लेसमेंट के तौर पर अक्सर आप देखते हैं बुक्स में, तो वो टर्म याद रखिएगा। क्लासिफिकेशन जो है वायरस का, डेफिनेटली ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो ना तो आप इनके लिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होता है, तो जिसमें आप जीनस और स्पीशीज़ के नामों को लिखकर किसी का साइंटिफिक नेम बताते हैं, ना आप उनके लिए कोई ख़ास क्लासिफिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं जो नेचुरल, आर्टिफिशियल या फाइलोजेनेटिक टाइप के होते हैं, उस तरह के क्लासिफिकेशन भी आप इनके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नॉमेनक्लेचर वायरस का एक अलग मेथड से किया जाता है, क्रिप्टोग्राम कहते हैं उसको। अगले पार्ट में हम इस वीडियो के उसको डिस्कस करेंगे, दूसरे वीडियो में। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, वेरीड नेचर ऑफ क्लासिफिकेशंस हैव बीन प्रपोज फॉर वायरस। बहुत अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन वायरस के लिए दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर वो जो क्लासिफिकेशन है या तो वो होस्ट के आधार पर क्लासिफिकेशन है या उसमें जेनेटिक मटेरियल के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है या
स्ट्रैंड्स के, जो उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, उसके सूत्रों के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जो भी क्लासिफिकेशन है वायरस के, अगर हम उनको समरी उनकी देखें तो हमें 3 तरह के क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं। होस्ट के बेस पर, यानी कि जो पोषक है वायरस का वो कौन है, अगर उसके आधार पर आप क्लासिफिकेशन करें वायरस का तो 3 तरह के वायरस होंगे। एनिमल वायरस, यानी कि वो वायरस जिनका होस्ट कोई जंतु है, कोई एनिमल है, तो वो एनिमल वायरस कहलाएंगे। जैसे रेबीज वायरस, पोलियो वायरस, डेफिनेटली ये रोगों के आधार पर नाम रखे गए, लेकिन ये मनुष्यों के रोग हैं। तो मनुष्यों जैसे जंतुओं में पाए जाने वाले वायरस जो हैं वो एनिमल वायरस कहलाते हैं। तो ये रेबीज और पोलियो जो है, पोलियो वायरस जो है, ये एनिमल वायरस के एग्जाम्पल हैं। प्लांट वायरस, डेफिनेटली वो वायरस जो प्लांट सेल्स में या प्लांट होस्ट में पाए जाएंगे, उनको प्लांट वायरस या पादप विषाणु कहते हैं। और उसमें टोबैको मोज़ेक वायरस, बीट येलो वायरस, इसके अलावा पोटैटो वायरस, ये काफ़ी सारे ऐसे वायरस हैं जो प्लांट होस्ट पर पाए जाते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। बैक्टीरियोफेज, इनको बैक्टीरियल वायरस भी कहते हैं, और ये ऐसे वायरस होते हैं जो किसी बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन फैलाते हैं, तो उनको बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं या बैक्टीरियल वायरस भी कहते हैं। T2 फेज सबसे कॉमन टाइप के जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, जिनका लाइफ साइकिल भी आपको पढ़ना है अपने सिलेबस में, आगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वो बैक्टीरियोफेज भी एक तरह के वायरस हैं, लेकिन वो केवल बैक्टीरिया पर पाए जाने वाले। तो होस्ट के बेस पर अगर हम क्लासीफाई करें वायरस को तो 3 तरह के वायरस होंगे, एनिमल वायरस, प्लांट वायरस और बैक्टीरियोफेज। अगर आप जेनेटिक मटेरियल के बेस पर, आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर अगर आप क्लासिफाई करें वायरस को, तो वायरस के जो आपकी कैटेगरीज हैं वो इस तरह से होंगी। डीएनए वायरस, यानी कि ऐसे वायरस जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में पाया जाता है, अक्सर इनको डीऑक्सी वायरस या डीऑक्सी राइबोज वायरस भी कहते हैं। तो इनमें पॉक्स वायरस है, एडिनो वायरस है, हर्पीस वायरस है, तो ये डीएनए वायरस के उदाहरण हैं। जिन वायरस में आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, उनको आरएनए वायरस कहते हैं या राइबो वायरस कहते हैं। रेबीज वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, रियो वायरस, पोलियो वायरस, ये सब आरएनए वायरस के एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए के रूप में है। डीएनए आरएनए वायरस, ये तीसरी कैटेगरी है। अब याद रखिएगा, अधिकांश वायरस में जो पार्टिकल होता है या तो उसके अंदर डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल के तौर पर, या आरएनए होता है। दोनों तरह का जो न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ बहुत रेयर केस में पाया जाता है वायरस के अंदर। वो आपको जिन वायरस में मिलेगा उनको डीएनए आरएनए वायरस कहते हैं। राउस वायरस और ल्यूको वायरस ये सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं जहां पर आपको डीएनए आरएनए दोनों जो है एक ही वायरस पार्टिकल के अंदर जेनेटिक मटेरियल के तौर पे मिलेंगे। तो अगर आप जेनेटिक मटेरियल के बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं वायरस का, तो डीएनए वायरस, आरएनए वायरस और डीएनए आरएनए वायरस इस तरह से आपको जो है ये देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि मोस्टली जो प्लांट वायरस हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए के रूप में होता है, और जो एनिमल वायरस हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में होता है। यहाँ जो आपने ये प्लांट और एनिमल वायरस की कैटेगरीज देखी थी, इनके लिए अक्सर टर्म भी इस्तेमाल की जाती है। एनिमल वायरस को अक्सर जू वायरस कहते हैं और प्लांट वायरस को अक्सर फाइटो वायरस कहते हैं। तो इन शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ बुक्स में आपको ये शब्द भी देखने को मिलेंगे। जो डीएनए आरएनए है, आपको पता है वो एक तरह के न्यूक्लिक एसिड्स हैं और न्यूक्लियोटाइड की चेन से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स कहते हैं या स्ट्रैंड्स कहते हैं, सूत्र कहते हैं। तो डीएनए नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिज्म में द्विसूत्री होता है, उसके अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, और आरएनए एक सूत्री होता है, उसमें 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। लेकिन वायरस में सारी कंडीशन पॉसिबल है। वायरस में डीएनए एक सूत्री भी हो सकता है, द्विसूत्री भी हो सकता है। आरएनए उनमें एक सूत्री भी हो सकता है, द्विसूत्री भी हो सकता है। तो किसी भी वायरस के न्यूक्लिक एसिड में कितने सूत्र या कितने स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं, इस आधार पर अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ये कैटेगरीज जो है वायरस की बनेंगी। डबल स्ट्रैंडेड, डीएस जब आप लिखते हैं तो उसका मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड, द्विसूत्री। तो डीएस डीएनए यानी कि वो वायरस जिनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, उनकी कैटेगरी है। पॉक्स वायरस उसका एग्जाम्पल है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये अपने आप में एक्सेप्शन है, जीवधारियों में से किसी में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होता है, लेकिन वायरस में हो सकता है एक सूत्री डीएनए, तो वो वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस कहलाते हैं।
M13, S13 ये एग्जाम्पल है, ये एक्चुअली बैक्टीरियोफेज है और इनमें अक्सर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाले वायरस जो हैं राइस डॉर्फ वायरस और वुंड ट्यूमर वायरस, ये भी अपने आप में एक्सेप्शन है। जीवधारियों में हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, एक सूत्री आरएनए होता है, लेकिन कुछ वायरस हैं जिनमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलेगा। ये दो एग्जाम्पल जो हैं उनको याद रखिएगा, राइस डॉर्फ वायरस और वुंड ट्यूमर वायरस। ये दोनों वायरस जो हैं ऐसे हैं जिनके अंदर आपको डबल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलेगा। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, ये ऐसे वायरस हैं जिनके अंदर एक सूत्री आरएनए होता है और उसमें टोबैको मोज़ेक वायरस और पोलियो वायरस हैं। तो ये आपके लिए वायरस की डिस्कवरी, उसकी प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एक छोटा सा डिस्कशन था। अगले वीडियो में हम इसके स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन और रेप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।